नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीचर फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास की बात करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है आपका। आप सभी लोग जानते हैं एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग 6 टू 12th क्लास का पूरा निचोड़ रहता है आपका। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्ज़ाम ईएसवी के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन भवन एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड, जो नया नाम हो चुका है पीबी का, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट है इसकी लिंक ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 15 के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा गया कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? राजगीर, बोधगया, कुशीनगर या सारनाथ? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी जो है अंतिम सांसें कहाँ ली है, वह सभी लोग जानते हैं कुशीनगर में। भगवान की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के उम्र हो गई थी। और हिरण्यवती नदी के तट पर खुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। और इनका बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, धर्म प्रचारक, शक्तिशाली या प्रतिभा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अक्सर पूछा जाता है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञातग्र, मौर्य, कुरु या शाक्य? सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध किस वंश के थे। तो बुद्ध की अगर बात की जाती है तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के तराई में कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु, याद रखिएगा। नेपाल के तराई कपिलवस्तु में हुआ था। और लुम्बिनी ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल में हुआ था। किसके? शाक्त क्षत्रिय कुल में जो है बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा कहलाया जाता है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक ग्रंथ हो जाता है। इनकी संख्या 3 मानी गई। पहला होता है आपका शुद्ध पिटक होता है। क्या होता है? पहला होता है शुद्ध पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक, और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 होते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत यथा सभा कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, सारनाथ या कलिंग पर बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय संगीति या सभा को बोला जाता है संगीत, तो ये कहाँ बुलाई थी? तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र में बुलाई थी। और इसमें जो तीसरा पिटक अभिधम्म है, इसी में ही जोड़ा गया था। और तृतीय जो बौद्ध की बात करते हैं तो प्रथम राजगृह अगर बात करते हैं तीनों में से, तो प्रथम में आपका अजातशत्रु आता है, द्वितीय में राजगृह वैशाली, कालाशोक की बात करते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। सबसे सशक्त पेशवा था? बालाजी, बाजीराव, बाजीराव प्रथम, माधवराव, बालाजी विश्वनाथ? तो सबसे सशक्त पेशवा कौन सा था? आप सभी लोग जानते हैं बाजीराव प्रथम। जी हाँ दोस्तों, सबसे सशक्त पेशवा अब जाना जाता है बाजीराव प्रथम जो है, क्योंकि इन्होंने जो है 732 लड़ाइयों के विजेता के रूप में मान्यता इनको प्राप्त है। 732 लड़ाइयाँ, और इसे लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। एक मुस्लिम महिला मस्तानी के संबंध होने के कारण इसे बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है। और बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही का आदर्श रखा था। तो बाजीराव मस्तानी किस लिए कहा जाता है, ये भी आपने जान लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है
कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा है। तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा है। एक बार लूटा था 1664 में और दूसरी बार 1670 में लूटा है। तो 2 बार लूटा था। अगला है यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो यूरोपीय शक्ति वह कौन सी है जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद जो है प्राप्त किए थे। वह शक्ति कहलाती है पुर्तगाल। यह दोस्तों मराठा ने तोपों और गोले जो है पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था। चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या तोरण की संधि की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था वह कहलाती है पुरंदर की संधि। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्या वह आपके जहांगीर है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है या शाहजहां की बात करते हैं। तो जिस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से जो है दिल्ली स्थानांतरित की थी वह कहला जाती है शाहजहां। शाहजहां दोस्तों 1938 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली अर्थात सहजनाबाद जो है स्थापित कर दी थी। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ। 1848, 53, 80 या 1875 में। तो भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 1853 में हुआ है जो मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी कमेंट कीजिएगा क्योंकि एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। 101% एग्जाम को फतेह करना है, क्रैक करना है तो आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। अगला कि निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है। तो जिस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वह कहलाता है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। यह दोस्तों 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा स्थापित की गई थी और यह बिहार में इतिहास के दुर्लभ ग्रंथों में से एक विशाल लाइब्रेरी माना जाता है। बिहार के राज्यपाल इस लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष कौन होते हैं, बिहार के राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध बंगाली कवि थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों के जो स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, यदुराय वडेगर, कृष्णदेवराय। तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी यहाँ पे फीडबैक करते रहिए। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म जो है परिवर्तन करवाया था। डॉक्टर एसपी मुखर्जी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में जिसने बड़े पैमाने पर लोगों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया था वह कहलाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये भारत के पहले विधि मंत्री थे जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों का बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करवा दिया और इन्हीं के चलते इनको 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन भी इन्होंने ही किया था। तो अनुसूचित जाति संगठन का गठन कब किया गया, 1942 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया। अगला है पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। जी हाँ, भारत की नहीं बात करें, पाकिस्तान कब मनाता है। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत के 2 डोमिनियन स्टेट अर्थात भारत 15 अगस्त 1947 को मनाता है, वहीं जो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को विभाजित किया गया, इसलिए 14 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था।
KM करियप्पा, गोपाल स्वामी अयंगर, बलदेव सिंह, सरदार पटेल सिंह। तो भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है? सभी लोग बताइए। बलदेव सिंह। देखिए, सरदार पटेल जी पहले गृह मंत्री हैं। अगर आ जाए, सरदार पटेल जी कौन है? तो पहले गृह मंत्री हैं। जॉन मथाई अगर नाम आता है, पहले रेल मंत्री का अगर नाम आता है तो जॉन मथाई। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू की बात की जाती है। और प्रथम अगर वित्त मंत्री की बात करते हैं तो प्रथम वित्त मंत्री के खड़मुगम, के खड़मुगम, ये पहले भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो गृह मंत्री सरदार पटेल सिंह, जॉन मथाई रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वित्त मंत्री के खड़मुगम शेट्टी, पहले की बात करेंगे। अगला, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो भारत का पहला कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा, पहले कमांडर इन चीफ थे। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो आप सभी लोग जानते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें काफ़ी लोगों की जो है मृत्यु हुई थी, तो किस ब्रिटिश जनरल इसमें जिम्मेदार था? तो वह था डायर। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस हत्याकांड की जांच जो है हंटर कमीशन द्वारा की गई थी और कांग्रेस ने मालवीय समिति का इस पर गठन किया हुआ था। अगला है 1916 में महात्मा गांधी ने किसकी यात्रा में दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी? तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी, तो कहलाता है चंपारण। जी हाँ दोस्तों, ये घटना आपकी 1916 की है। 1916 में महात्मा गांधी जी ने दमनकारी नील की खेती में विरोध में चंपारण, जो कि बिहार में है, इसकी यात्रा की थी। तो नील की खेती का जिक्र होगा तो आप सभी लोग समझ जाएंगे। दोस्तों, इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है? देखिए, एशिया के सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था में जापान, चीन और भारत है, लेकिन आपका श्रीलंका नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा? कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन या रूस की बात करेंगे। तो जिस देश को छोड़कर, तो दोस्तों कजाकिस्तान को छोड़कर बेलारूस, यूक्रेन, रूस, इन देशों को 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्निवास करना पड़ा था, लेकिन कजाकिस्तान को नहीं करना पड़ा था। अगला, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा की अगर बात करते हैं तो जिन 2 देशों के बीच होती है वह कहलाती कनाडा और USA। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा के पास है, तत्पश्चात US का दूसरा नाम आता है। लेन नदी किस देश से होकर बहती है? तो सभी लोग जानते हैं लेन नदी आपके रूस देश होकर बहती है और इसकी लंबाई लगभग 4472 किलोमीटर जो है मानी गई, 4472। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? सभी लोग बताइए। बृहस्पति का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। कितना है दोस्तों? जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वह सूर्य के भाग का 1000वां भाग हो जाता है। और वायुमंडल दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक। और जो यह है आपका बृहस्पति है, यह तारा और ग्रह दोनों गुणों से यह युक्त कहलाता है। अगला, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, अरावली है या पूर्वी घाट हो जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़ इनमें से कौन से कहला जाते हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ जो है आपके
अरावली के कहलाए जाते हैं, जिसका विस्तार पश्चिम गुजरात से लेके कहाँ तक है, दिल्ली तक, गुजरात टू दिल्ली। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है। तो सियाचिन हिमनद की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं कि जब भी बात की जाती है तो नुब्रा घाटी की बात की जाती है। नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के आपके उत्तर पूर्व में स्थित है और ये 2 नदियों के संगम से बनी हुई है। और ये 2 नदियां हैं, एक नदी आपकी कहलाती है श्योक नदी और दूसरी नुब्रा। श्योक और नुब्रा नदी के संगम से नुब्रा घाटी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पहाड़ियों की श्रृंखला सतपुरा श्रेणी के मध्यवर्ती भाग का निर्माण करती है। ये पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। सभी बताइएगा। जो नियमगिरी पहाड़ी है वह किस राज्य के कालाहांडी जिला में स्थित है। तो वह दोस्तों उड़ीसा राज्य के। कालाहांडी कहाँ पर है, उड़ीसा पर है। ठीक है, जो उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले में स्थित है। नियमगिरी पहाड़ी की बात करें। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी है। उत्तर भारत में अक्सर देखा जाए तो बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि होना। क्योंकि हाल ही के वर्षों में गंगा के मैदान में बाढ़ की आवृत्ति की तीव्रता आ गई और इसका प्रमुख कारण है जो तराई वनों की कटाई करना। तो तराई का वन कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताइए। तराई का वन कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि तराई का वन कहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर प्रसिद्ध है, सभी लोग बताइए। नेशनल पार्क, पहाड़, नदी, ये तो आपके सोशल साइंस के मेन मुद्दे हैं, मेन। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो प्रसिद्ध हो जाता है वह आपका कौन सा हो जाता है, तो वह कहलाता है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपके दोस्तों असम राज्य पर स्थित है। और इस नेशनल पार्क को विश्व जो यूनेस्को धरोहर है इसमें कब शामिल किया गया, तो 2015 में विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। अगला गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर से गिर, गा से गुजरात। तो गिर आपकी गुजरात राज्य में है और यह एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सिंह अभयारण्य की बात करेंगे और इसे कब बनाया गया, गिर वन को 1975 में जो है बनाया गया। अगला प्रश्न है कि गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो गंगा नहर जो है किस राज्य को सिंचती है, तो जो गंगा नहर है वह राजस्थान राज्य के बीकानेर में स्थित है, जो आपके सतलुज नदी का एक भाग कहलाया जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1920 में किया गया था। अगला, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है, तो भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहलाती है, जो कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली। इस नहर में राजस्थान में हरित क्रांति आई थी, इससे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले जो है सिंचित रहे। अगला जो प्रश्न है कि किस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका अर्थ होता है कोई भी फर्म जो उत्पाद को बेचने का निर्णय करती है वह बाजार में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, IDBI का गठन कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी, जुलाई 1964 में।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं? देखिए, क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी में नाम आता है वह आपका CRISIL का आता है, केयर का आता है, ICRA का आता है, लेकिन IFCI का नाम नहीं आता है। क्योंकि यह भारतीय औद्योगिक आर्थिक कंपनी अर्थात भारत सरकार की आर्थिक विकास का संस्थान IFCI कहलाता है। और साख निर्धारण एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वह आपके CRISIL, केयर और ICRA तीनों हैं। ठीक है, तो IFCI आपका नहीं होगा। अगला, राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, तो राष्ट्रीय आय के मापने के लिए मूल्य वर्धित पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति किया जाता है, लेकिन निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता। मूल्य वर्धित पद्धति, आय पद्धति और व्यय पद्धति, इन तीन पद्धतियों द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, क्योंकि निवेश पद्धति राष्ट्रीय आय गणना के संबंधित आपका नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया जो होता है वह किसका हिस्सा हो जाता है? अंतिम खपत का हिस्सा हो जाता है। क्योंकि आरोपित सकल किराया वह किराया होता है या राशि होती है जो घर का मालिक घर में रहने के लिए चुकाता है। अगला है, मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में। तो जो मत पत्र हुआ करते थे उसमें जो है सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वह प्राचीन यूनान में किया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या कहलाता है? तो एकाधिक मताधिकार जो तंत्र की अगर बात करते हैं तो यह पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। इसी को ही क्या बुलाता है? एकाधिक मताधिकार तंत्र। और यह जो प्रणाली है आपकी 1894 से लेके 1919 के बीच जो है बेल्जियम में अपनाई गई थी। कहाँ पर? बेल्जियम में अपनाई गई थी। अगला, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन सा था? भारत में जो है भारत और रूस के बीच जो मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किया गया था तब रूस के नेता कौन थे? तो वह थे लियोनिड ब्रेजनेव। 1971 में भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि हस्ताक्षर हुआ था। उस समय रूस के नेता लियोनिड ब्रेजनेव थे। अगला प्रश्न है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द जो है आपका इंद्रधनुषी गठबंधन, इस शब्द को किसने दिया था? इस शब्द को बराक ओबामा ने दिया था। किसके द्वारा? बराक ओबामा की बात करें। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न ये किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। क्या है? एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। मतलब सत्य असत्य है और सत्य असत्य है। तो जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए भी वचनबद्ध है, क्योंकि दोनों को बराबर किया गया। ठीक है, जब दोनों को बराबर किया गया तो जर्मनी के लिए भी वचनबद्ध हो जाएगा। तो ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों आर हेस ने कहा था। आर हेस क्या था? एक जर्मन का एक नाजी नेता था। जर्मन का एक नाजी नेता था जो उसका यह कहना था। अगला, राज्य के विषय में फासिज्म क्या होता है? तो राज्य के विषय में जो फासिज्म होता है वह राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है।
फांसीवाद एक शासन पद्धति है जिसमें राज्यसभा के नियंत्रण होता है, जिसमें राजा तानाशाही की भांति राज्य करता है। और यह पद्धति हिटलर से जर्मनी ने अपने शासनकाल के दौरान में अपनाई थी। किसने अपनाई थी? हिटलर ने अपनाई थी। कहाँ पर? जर्मनी पर। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है? वह देश है स्विट्जरलैंड। अगला है, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? जो स्विस संघीय सभा होते हैं, इन दोनों सदनों को राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके आ चुका है और प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल में दोनों सदनों द्वारा की जाती है? जी हाँ दोस्तों, किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? और वह कहला जाता है देश आपका स्विट्जरलैंड भी कहला जाता है और जर्मनी भी। तो ये दोनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो वह सहज समृद्धि जो है प्रतिपादित होती या संपन्न होती। अगला प्रश्न रहेगा जो मॉक क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल अधिक सख्त प्रावधानों के साथ कब पारित हुआ? 12 में, 13 में, 11 में, 2009 में। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल जो है और अधिक सशक्त प्रावधानों के साथ कब पारित हुआ था? ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ टॉप 50 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।